नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। आप सभी बच्चों को जैसे आज पता भी चल गया होगा, क्योंकि मैंने आज सीटेट की ऑफलाइन क्लास में बता दिया था कि आज मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ऐसे ही मैं आपको टोटल 5 क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, ताकि आपके जो और भी दोस्त हैं जिनका सीटेट का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उन सभी को भी इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में जो डाउट रहता है वो डाउट ना रहे, या इंग्लिश कभी बैरियर बन जाती है सीटेट में। कभी भी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज की क्लास में या आने वाली 4 क्लासेस में, और टोटल 5 क्लासेस आपको मिलेंगी इसके ऊपर, जिसमें मैं पूरी इंग्लिश पेडागोजी आपको कराऊंगा। ये बैच आपको डेली रोजाना रात के 9 बजे मिलेगा, जिसमें किसी एक दिन मैथमेटिक्स, हिंदी, फिर इंग्लिश, ईवीएस, आपको ऐसे करके, या साइकोलॉजी का पार्ट जो हमारा सीडीपी होता है, वो आपको सभी के एक प्रैक्टिस सेट होपफुली आपको एग्जाम से पहले 30 के आसपास जरूर मिल जाए। इसलिए हमने इस बैच का नाम सुपर 30 भी रखा है। आप सभी बच्चे इस बैच के जितने क्वेश्चंस होते हैं आप इनको अच्छे से देखकर एग्जाम में जरूर जाना। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और जैसा कि आप सभी को ही पता है बच्चों कि आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है यहाँ पर, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए वैलिड होता है। यानी कि जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात करूं या ईवीएस की बात करूं, तो हर बच्चे का ईवीएस नहीं है। पेपर 1 वालों का ईवीएस होगा, बट पेपर 2 वालों का, जिनके पास एसएसटी होगा, उनके पास ना ही मैथ्स होगा और ना ही ईवीएस होगा। तो हमने पेपर तो डिस्क्राइब ऑलरेडी बहुत बार करा हुआ है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं डायरेक्ट आपको आज बता रहा हूं कि जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की इंग्लिश पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आएंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में भी सभी आंसर देना, खासकर वो बच्चे जो हमसे यहाँ पर नजफगढ़ की ब्रांच पर ऑफलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी के आंसर्स जरूर देखूंगा कि आपने जो ऑलमोस्ट सिलेबस पढ़ लिया है, क्योंकि मैंने इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कम से कम 90% आपको पूरा करा दिया है। तो अब आपको ये आंसर्स इसके आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं जरा एक एक करके क्वेश्चंस क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेंटेंस को एक बार रीड करो और फिर देखो कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूजिंग द लाइब्रेरी एट द प्राइमरी लेवल। आपको मैं बहुत बार ऑफलाइन क्लास में भी ये बात बता चुका हूं, जब भी आपके पास ये नॉट वर्ड आ जाए बच्चों, आप इस नॉट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी नॉट का आंसर, यानी कि उसने नहीं में पूछा हुआ है और आप इसका आंसर बोल दोगे हाँ में, यानी कि पॉजिटिव के नेगेटिव का पॉजिटिव में बना दोगे, तो वो गलत हो जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसमें यह भी बोल रखा है कि द लाइब्रेरी शुड नॉट जस्ट बी सीन एज अ स्टोरेज स्पेस फॉर बुक्स रेदर देन, यानी कि आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए नहीं बनी होती है कि वहां पर आपको बहुत सारी बुक्स जो है वो रखनी है। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा ऐसा एप्रोप्रिएट आंसर है जो कि इसका आंसर नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं में बताना है। पढ़ेंगे आपके पास क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ो। इसका एक बी ऑप्शन बच्चों क्या लिखा हुआ है कि एज एन एक्टिव एनवायरनमेंट फॉर एंगेजमेंट विद बुक्स। आप एक बात बताओ, जब आप लाइब्रेरी में जाओगे तो आप सभी को बुक्स के साथ तो एंगेज होना पड़ेगा ना, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये तो इसका हाँ में आंसर है। अगला है लर्नर्स कैन बी एक्सपोज्ड टू अ वैरायटी ऑफ जॉनर ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, बिल्कुल सही है। जिस बच्चे की जिसमें रुचि होगी वो उस जॉनर में आगे बढ़ेगा और उसी हिसाब से वो बुक्स लेगा, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट वाले में आंसर है। अगला है टीचर्स एंड अदर एडल्ट्स कैन ऑल्सो मॉडल रीडिंग बिहेवियर इन द लाइब्रेरीज, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट ऑप्शन पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि रीड अलाउड ऑफ द टेक्स्ट बुक कैन बी बेस्ट डन इन अ लाइब्रेरी, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर साफ साफ बोल रखा है रीडिंग अलाउड वाला ऑप्शन
आप सभी को पता है लाइब्रेरी में कभी भी लाउड रीडिंग का कोई लॉजिक नहीं होता, बल्कि वहां पर साइलेंट रीडिंग का लॉजिक होता है। आपको यह बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो इसका जो डी वाला पॉइंट है ये यहां पर नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ बच्चों? फोर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन रीड करते हैं, लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मास्टर्ड टू बी लिटरेट। यानी कि इस बार नॉट में आंसर नहीं पूछ रहा, इस बार डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि लिटरेसी अगर हम बात करें इसमें मास्टर्ड क्या हो सकता है। चारों ऑप्शन को पढ़ के जरा एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट में बोल रखा है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फ्लुएंसी। आप नोटिस करिए इसमें बोल रहा है कि मास्टर्ड होने के लिए, है ना, यानी कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस और फ्लुएंसी। ध्यान रखना फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में आप कभी भी मास्टर्ड नहीं हो सकते बच्चों। जब तक आपको कोई भी लैंग्वेज अच्छे से समझ में नहीं आती है तब तक आप उसके अंदर एक अच्छे से लिटरेट नहीं बन सकते। तो आप ये वाला ऑप्शन आप देख के और ये वाला ऑप्शन देखते ही आप इसमें रॉन्ग कर दोगे। ध्यान रहेगी बात, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहना, जिसमें मैंने क्या बताया, मास्टर्ड इन अ लैंग्वेज में इक्वल टू में करके फोनोलॉजिकल, ये दोनों वर्ड यहां से गलत हो गए। अगले में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, साइट वोकैबुलरी एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। देखो पैटर्न रिकॉग्निशन यानी कि कोई भी पैटर्न को समझना। आप नोटिस करो क्या वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट नहीं हुआ। यानी कि जब आपको लैंग्वेज समझ में आने लग जाती है तो वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि लैंग्वेज को यूज करना, कंबाइन करना, अलग अलग सिचुएशन में उसको आना, इसी को बोलते हैं डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सही। और ये जो साइट वोकैबुलरीज होती है वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का ही बच्चों पार्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सो सेकंड का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। चलिए अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फिर से हमारे पास यही वर्ड आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। यानी कि ग्रामर की जो टीचिंग होती है वो क्या है। अब आप सभी बच्चों को जैसे पता है कि मैं मेन जो टीचर हूं मैं हूं सीजीएल का, मैं आपको सीजीएल की इंग्लिश पढ़ाता हूं या डीएसएसबी की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आपको मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो आप वैसे मैं इकलौता ही ऐसा टीचर होऊंगा जो इंग्लिश पेडागोजी भी पढ़ा लेता हूं। मैं लिटरेचर छोड़ के आपका पेडागोजिकल सेक्शन, दूसरा कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैबुलरी, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन, मैं सारी चीजें पढ़ाता हूं। जैसा आपको पता ही होगा, जैसे मैंने यूट्यूब पर मिशन इंस्पेक्टर बैच जो पढ़ाया था, जो किसी वजह से 34 क्लासेस उसमें हो पाई थी, आगे नहीं हो पाई थी, बट वो मैं शुरू जरूर करूंगा जल्द से जल्द। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं मेंस की एग्जामिनेशन डेट एक बार अनाउंस हो जाए उसके साथ के साथ। चलो खैर, तो आप देखो एक इफेक्टिव टीचिंग ग्रामर क्या हो सकती है, और जो कि मैं बिल्कुल कितनी बार क्लासेस में एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको एक बात का ध्यान रखना होता है। आप पढ़ो इसमें डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल्स। आपको ध्यान रखना है इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने का सबसे लो लेवल, आप यूं कह सकते हो सबसे इनएक्यूरेट वे ऑफ टीचिंग क्या हो सकती है कि आप ग्रामर को लर्न करवाते हो प्लस उसके रूल्स को रटवाते हो, क्योंकि वो रॉट लर्निंग का पार्ट होता है और लैंग्वेज कभी भी रट के नहीं आ सकती है। इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है, गलत है। अब देखो कम्युनिकेशन आनी चाहिए, रेलेवेंट ग्रामर आनी चाहिए, बिल्कुल सही है, जेन्युइन कम्युनिकेशन आनी चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी कि ये तीन ऑप्शंस ट्रू के एग्जाम्पल है, और नॉट ट्रू का जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा होगा, डी। यानी कि थर्ड का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला पढ़ते हैं, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है, लिटरेसी टीचिंग अप्रोच। यानी कि अगर मैं बताऊं LTA को शॉर्ट फॉर्म में भी बहुत बार लिखा होता है, तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना बच्चों कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखना है। दैट एम्फेसाइज द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड। यानी कि साउंड्स और लेटर्स के बीच में आपका एक रिलेशन बताना है। तो आप नोटिस करो चारों ऑप्शन में लिखा हुआ है होल लैंग्वेज अप्रोच, ग्रामर, ट्रांसलेशन, सिचुएशनल अप्रोच और फोनिक्स इंस्ट्रक्शंस। तो आप सभी को पता है फोनिक्स
फोनोलॉजी, ये सारे वर्ड जब आप पढ़ते हो तो इनका रिलेशन जो होता है वो हमेशा किस में होता है बच्चों, साउंड से या फिर लेटर से भी होता है। इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका रिप्लाई आपको हमेशा क्या करना है भाई? साउंड्स। ठीक है, साउंड्स हमेशा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। सिचुएशनल अप्रोच आपको पता है सिचुएशन बेसिस पर होता है, ग्रामर भी वही है, और होल लैंग्वेज अप्रोच तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। ये मैं कभी आपको आगे क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में और इलेबोरेट कर दूंगा। तो लेटर्स और साउंड्स की बात कर रहा है, सो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए अगला पढ़ते हैं। फिफ्थ सेंटेंस क्या है? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? ऑप्शन में लिखा हुआ है 21, 22, 24 और 23। आप देखो, आपसे कोई टोटल पूछे कि टोटल साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, कोई ये क्वेश्चन पूछ ले टोटल साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको रिप्लाई करना है 44। ध्यान रखेंगे सभी, क्या रिप्लाई करना है? 44। ठीक है, 44 जो होते हैं वो हमारे टोटल साउंड्स होते हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं जो 20 होते हैं वो वाउल साउंड्स होते हैं, वाउल साउंड्स होते हैं, और 24 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का बच्चों ध्यान रखेंगे आप सभी। सो 24 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें से सिंगल वाउल साउंड भी होते हैं जो होते हैं टोटल हमारे 12, और डबल वाउल साउंड होते हैं जो होते हैं हमारे टोटल 8। सिंगल वाउल साउंड को मोनोथॉन्ग्स बोला जाता है, और डबल वाउल साउंड जो 8 होते हैं उसको डिप्थॉन्ग्स बोला जाता है, और मैंने ये सीटेट के बैच में बहुत बार आपको पढ़ाया भी रखा है। सो 24 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला पढ़ने की कोशिश करिए और इसका आंसर भी सभी स्टूडेंट्स देंगे। एक बार बोल रहा है कि विच अप्रोच ऑब्लिक मैथड इज गियर टूवर्ड्स द लर्नर्स मेन गोल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन अ रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट या फिर सिचुएशन। यानी कि कौन सा ऐसा अप्रोच होता है जो आप लोगों को आगे जाके डिफरेंट सिचुएशन में काम आता है। तो एक तो होता है सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो बेस्ट के लिए मैंने ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का नाम लिया जाता है, लेकिन जो अलग अलग सिचुएशन में काम आता है वो होता है हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही हम लोग कोई भी चीजों को आगे डिलीवर कर पाएंगे। हमारे अंदर एथिक्स अगर की बात करो, या फिर एटिकेट की बात करो, या फिर कल्चरल वैल्यूज की बात करो, या फिर किसी भी डेकोरम को मेंटेन करने की बात करो, वो सारी हमारी बातों से ही पता चलता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इसीलिए बहुत ज्यादा रियल लाइफ के लिए जरूरी होता है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी इज द राइट ऑप्शन। डायरेक्ट मेथड इसका पार्ट नहीं है। डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग टारगेट लैंग्वेज को अचीव करते हैं। जो भी हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसको में बात करते हैं। नेटिव लैंग्वेज उसमें नहीं बताई जाती। नेटिव लैंग्वेज का मतलब हो गया मदर टंग। मदर टंग का डायरेक्ट मेथड में कोई काम नहीं होता। ऑडियो लिंगुअल में आपको पता है ऑडियो में ज्यादा बात होती है, ग्रामर को यहां पर इग्नोर करके चला जाता है, और नेचुरल अप्रोच हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन से शुरू हो जाता है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दो तरीके की लैंग्वेज का बात करते हैं हम लोग पेडागोजी में, ध्यान रखेंगे। एक लैंग्वेज एक्विजिशन, एक लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग में ही नेचुरल अप्रोच की भी बात करी जाती है। सो इसका 6th का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे आप लोग 7th सेंटेंस और आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ टीचर आस्क्ड द लर्नर्स टू एक्सचेंज वर्कबुक्स एंड चेक देयर पेरेंट्स वर्क। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टास्क इज टू। देखो यहां पर ना बच्चों दो तीन चीजों की बात हो रही है कि टीचर ने लर्नर यानी कि स्टूडेंट्स को कोई काम देने की बात हुई, और उसमें किसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, क्या नाम है, जो उनके पार्टनर्स वर्क है, यानी कि ग्रुप की बात हो रही है ना। तो जब भी ग्रुप की बात होगी तो वो पीयर का पार्ट होता है। ऑप्शन है पहला पढ़ो, गिव प्रैक्टिस इन एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं होता। गिव प्रैक्टिस इन यूजिंग न्यू वोकैबुलरी का भी कोई पार्ट नहीं है इसमें। उसके बाद है हमारे पास डी ऑप्शन, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डेवलप द स्किल ऑफ पीयर करेक्शन, है ना। पीयर
असेसमेंट आपको भी मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था कि पीयर असेसमेंट में हम लोग एक ग्रुप एक्टिविटी की बात करते हैं जिसमें एक दूसरे की कमियों के ऊपर बात करके हम उसको फीडबैक देते हैं, तो उसी को हम लोग पीयर करेक्शन भी बोलते हैं या फिर असेसमेंट का भी एक पार्ट होता है। तो 7th का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8th बोल रहा है कि चिल्ड्रन इन द फाउंडेशनल स्टेज आर मोर एंगेज्ड इन लर्निंग व्हेन। पढ़ेंगे एक बार क्या बोल रहा है। एक फाउंडेशनल स्टेज होती है, राइटिंग स्किल में भी आती है, अभी आगे जाके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो बोल रहा है कि जो उसमें एंगेज होते हैं वो कब होते हैं। चारों ऑप्शन पढ़ो क्या है। फाउंडेशनल स्टेज में ना एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम लोग अपना टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की भी बात करते हैं, जिसमें हम लोग एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर हमारा सेंसर भी यूज करा जाता है, यानी कि जिसके अंदर अपने हम लोग हैंड्स का यूज, आईज का यूज, इन सब का यूज करा जाता है। तो आप पढ़ो, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है बच्चों, सेकंड ऑप्शन, कि दे यूज मल्टीपल सेंसेस एंड एक्टिवली यूज देयर हैंड्स, है ना, यही करेक्ट है। ट्रेसिंग का कोई काम नहीं होता, और लिखा हुआ है दे फोकस ओनली ऑन डेवलपिंग मोटर स्किल, का भी काम नहीं है। राइम्स आफ्टर द इसका नहीं होता। राइमिंग्स में तो उसको बोलते हैं जब उसको रिपीट करा जाता है, जब टीचर कुछ बोलता है तो उसको बच्चा रिपीट करता है ना। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया? सेकंड। आप अपनी कॉपी में ना मैं हमेशा ना क्या बोलता हूं कि पेडागोजी को पढ़ना है तो आपको ना कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाने जो मैच द फॉलोइंग है। कैसे है? मैच द फॉलोइंग। अब हमने अगर वर्ड देखा लेटर और साउंड से रिलेटेड, तो हमने उसके सामने फोनेटिक्स, फोनेम्स, इन सारे वर्ड्स को लिख दिया एग्जैक्ट देखते ही। ऐसे मैंने ना जितने भी आपने देखे होंगे, मैंने क्लासरूम में बहुत बार बताया है कि जिन भी फिलोसोफर ने जो बात बोली है हम उनके वर्ड के आगे वो नाम लिख देते हैं। तो वैसे ये बातें ध्यान रखनी है। फाउंडेशनल स्टेज के सामने आपको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, या फिर आपने यहां पर ये लिख दिया क्या, मल्टीपल सेंसेस एंड एक्टिवली यूज देयर हैंड्स के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही पेडागोजी में देख लेना, कम से कम 12-13 क्वेश्चन ऐसे ही बच्चों मैच हो जाते हैं, मैं फिर बता रहा हूं। अगला ये भी क्वेश्चन वही है, ध्यान से सुनना कैसे है। इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा। क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट ऑफ द क्लास 5th सेज आई गिव माय वर्क अ फाइनल चेक फॉर एक्यूरेसी बिफोर सबमिटिंग इट टू द टीचर। फाइनल स्टेज से जस्ट पहले, क्योंकि वो तो लास्ट स्टेज है, उससे जस्ट पहले को अगर हम बोलते हैं तो उसका नाम होता है प्रूफ रीडिंग। क्या नाम होता है हमारे पास भाई? प्रूफ रीडिंग। रीडिंग है, राइटिंग होना चाहिए, प्रूफ होता है लेकिन उसके, ठीक है ना। रीड्राफ्टिंग नहीं होता, ड्राफ्टिंग नहीं होता। बहुत सारे आंसर रीड्राफ्टिंग दे देते हैं जो कि गलत होता है, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग में हमारे पास चेंजेस करने का टाइम होता है, मैं मानता हूं, लेकिन सबमिट करने से जस्ट पहले नहीं होता। सबमिट तो बहुत बार की बात है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि कोई स्टेज है 1 से लेकर 10, तो जो 9th स्टेज होती है वही होती है प्रूफ। क्या होती है वो? प्रूफ। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर कौन सा होता है? 9th। ये किसका पार्ट है सर? तो ये पार्ट है लिंग्विस्टिक स्किल का। जब आप लोग लिंग्विस्टिक स्किल्स के बारे में पढ़ोगे जिसमें LSRW आता है, ये वहां का पार्ट है। चलिए 10th क्वेश्चन जरा देखते हैं। 10th में क्या बोल रहा है? विच अप्रोच ऑब्लिक मेथड डज नॉट एनकरेज लर्नर्स टू यूज देयर नेटिव लैंग्वेज इन अ क्लासरूम। बोल रहा है नेचुरल, कम्युनिकेटिव, डायरेक्ट और ऑडियो लिंगुअल। देखो मैंने फिर अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों कि बच्चे को क्या एनकरेज नहीं करना, टू यूज देयर नेटिव लैंग्वेज, यानी कि मदर टंग यूज नहीं करनी है। तो मदर टंग अगर बैन करने की बात करते हो तो वो डायरेक्ट मेथड का पार्ट होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैरिट्स हैं और बहुत सारे ऐसे डीमेरिट्स हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? 3rd। एक बात और बता दूं, मैं थोड़ी बहुत ही एक्सप्लेनेशन करवा सकता हूं क्योंकि वरना ये टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और मैं यहां टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आप लोगों के पेपर में खासकर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 11th एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप इसके एक बार ऑप्शन पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है अ टीचर इज प्लानिंग टू कलेक्ट अ वेराइटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि TLM की बात कर रहा है, किसी भी एड्स की बात कर रहा है यहां पर, फॉर हिज क्लास 2nd स्टूडेंट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? फिर से ऑप्शन आ गया नॉट करेक्ट, तो नॉट बताना है और वो क्राइटेरियन फॉर चूजिंग
टीएलएम, यानी कि चारों में से ये बता दो कि टीएलएम को यूज कब ना करें, क्राइटेरियन के लिए ना करा जाए। सीधी सी बात है, टीएलएम का ना होना चारों ऑप्शन में से एक होगा। आप एक बार पढ़ के इसका आंसर देने की कोशिश करें। बॉटल है पानी की? ए तो होगा, द मटेरियल चूजन शुड बी अट्रैक्टिव और सेफ फॉर द चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप टू द यूज, यानी कि ये तो है। ठीक है, थर्ड भी है, पढ़ के देखो, वुड अलाउ फॉर इजी रिप्लेसमेंट, ये भी है। लेकिन डी ऑप्शन आपको पढ़ के पता चल रहा होगा, डी ऑप्शन आपको पढ़ के पता चल रहा होगा, लिखा हुआ है कि बाय द चिल्ड्रन ओनली एंड हैव सम रफनेस टू अवॉइड द स्लिपरीनेस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मटेरियल का यूज रफनेस के लिए नहीं होता। यानी कि तीन ऑप्शंस तो बिल्कुल करेक्ट है, बट जो फोर्थ ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, मटेरियल का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो बोल रहा है ना कि शुड बी मेड बाय द चिल्ड्रन ओनली एंड हैव सम रफनेस, तो गलत हो गया। चलिए 12th पढ़ो एक बार, और पढ़ के एक बार आंसर देने की कोशिश करो। पढ़ा भाई? पढ़ो, एनसीएफ की भी कुछ बात करता है, एक बार पढ़ते हैं। टू क्रिएट एन इंक्लूसिव, वेलकमिंग एंड जॉयफुल एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स एवरी चाइल्ड पार्टिसिपेशन इन अचीविंग द कॉम्पिटेंस आउटलाइंड इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कैन बी बेस्ट डन बाय। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जैसे आप देखते होंगे कि बच्चों को पार्टिसिपेशन कराया जाता है ना, अलग अलग एक्टिविटी में कराया जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से जब भी क्या नाम है अपनी जो क्षमता है वो किसी को दिखाने लगे, तो इसी पॉइंट को लेकर एनसीएफ में बोला हुआ है कि क्या चीज करी गई है। तो देखो वो ये था, मैंने बताया भी होगा बहुत बार कि जब भी एनसीएफ 2005 की स्पेशली बात करी जाती है तो ये बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को लेकर आया था, और इसीलिए आज तक इसको भी फॉलो किया जाता है। बट इसका नाम अब बता दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट कर दिया, जो 2009 में आया था और इंप्लीमेंट 2010 में हुआ था। तो इसमें ना बच्चों पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कलरफुल एनवायरमेंट, गलत है बिल्कुल। उसके बाद गुड हेल्थ से भी इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है इंडोर एक्टिविटी एंड अवॉइडिंग देम टू आउटडोर एक्टिविटीज, ये गलत है। पढ़ो, बी ऑप्शन पढ़ के पता चल रहा होगा, मेजरली फोकस ऑन द लर्नर्स, सॉरी सी ऑप्शन, मेजरली डिस्प्लेइंग चिल्ड्रंस वर्क फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। यही तो बात है ना कि बच्चों के अलग अलग काम को डिस्प्ले करना, ताकि उनका अलग अलग जगह पर उनका डेवलपमेंट भी हो पाना। इस पॉइंट को सभी स्टूडेंट्स कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट है हमारा चाइल्ड पार्टिसिपेशन इन अचीविंग। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, डिस्प्लेइंग चिल्ड्रंस वर्क। क्या है? डिस्प्लेइंग चिल्ड्रंस वर्क। सीधी सी बात है, बच्चे को एनकरेज करना ताकि उसके काम को और भी लोग देख पाए, है ना। पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टेक्स्ट बुक डिजाइन एट द फाउंडेशनल स्टेज। फिर से आ गया ये वर्ड, फाउंडेशनल स्टेज में टेक्स्ट बुक नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट प्रिंसिपल। ये याद कर लो, डायरेक्ट आंसर। कॉन्क्रीट प्रिंसिपल में टेक्स्ट बुक का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है ना। करिकुलम प्रिंसिपल में भी होता है, ये यहां पर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल से भी रिलेटेड माना जाता है, ठीक है। तो याद करना है आपको, इसका आंसर डायरेक्ट है 13th का सेकंड। अगला पढ़ो, चूज द स्ट्रेटेजी दैट मैचेस द एग्जांपल। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, आई फोकस ऑन द लैंग्वेज आई यूज टू मेक श्योर इट इज इट करेक्ट। तो देखो बोल रहा है कि एक लैंग्वेज पे फोकस करा और मैंने उसको यूज करा। ट्रांस का रिलेशन तो नहीं होगा, ट्रांस लैंग्वेजिंग, रिवाइजिंग, मेमोराइजिंग और सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है? सेल्फ कंस्ट्रक्ट।
खुद से जब मैंने उसको यूज करा तो मैंने देखा कि मैं श्योर हूं कि मैं उसको करेक्टली यूज करूंगा, तो वो हमारा सेल्फ कंस्ट्रक्ट का पार्ट होगा, जो कि आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला पढ़ते हैं, पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स इन क्लास 2 सिंग अ सॉन्ग, head and shoulders, knees and toes, they touch the correct part of their body as they sing the song. Which method is the teacher using to teach them? बहुत आसान है, पढ़िए। बोल रहा है their body, है ना। जब भी आपको बोलता है कि complete body uses, ठीक है, तो वो हमेशा किसका पार्ट होता है भाई, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीपीआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। और जब भी आप कोई भी टीचर बच्चों को कोई भी ऐसी एक्टिविटी कराती है ना, वो हमेशा टीपीआर का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए 16 पढ़ते हैं जरा, क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स वर्क इन अ ग्रुप टू आंसर 5 क्वेश्चंस अबाउट वोकैबुलरी फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट, देन होगा, देन दे एक्सचेंज क्वेश्चंस विद अनदर ग्रुप। ग्रुप की बात हो रही है, पीयर असेसमेंट इसका आंसर है। सेल्फ नहीं होगा, फीडबैक नहीं होगा, रीडिंग नहीं होगा। देखो कुछ चीजें मैं आपको देखते ही बता देता हूं ना कि इसका आंसर ये होता है, आपको वैसे ही याद करना है। तो पीयर को तो आपको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। बाकी मैंने आप लोगों को बहुत सारे असेसमेंट ऐसे पढ़ा रखे हैं, आपको उस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन 16 का। चलिए 17 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि आई लाइक इट व्हेन द टीचर गिव्स मी अ कार्ड विद अ वर्ड और अ फ्रेज ऑन इट and I have to act it out for the rest of the class so that they guess the word. Find the learner's comment with the learner's preferences list below. ठीक है, वैसे देखो एक क्वेश्चंस का सेंस कैसा है कि आपको बताना है कि फाइंड द लर्नर्स एंड कमेंट विद द लर्नर्स प्रेफरेंसेस लिस्टेड बिलो। ये ऑप्शन से समझ में आएगा। देखो जैसे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट। जब आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा ना, तो कभी कभी इसका सेंस समझ नहीं आएगा, बट ऑप्शन से पढ़ने को मिलेगा। यानी कि लैंग्वेज को समझ में आना, लेकिन सारी चीजों को इन्वॉल्व करना, क्योंकि इसमें बोल रहा है ना फाइंड द लर्नर्स, उनके बीच में से जो भी टीचर ने जिस बच्चे को काम दिया है उसके लिए। तो पढ़ो क्या क्या ऑप्शन लिखा हुआ है। पहले तो लास्ट बोल रहा है कि कार्ड में क्या लिखा है उसको मेमोराइज करना गलत है, सीक और हियर का भी कोई सेंस नहीं है, और किनेस्थेटिकली इन्वॉल्व का मतलब यही है जिसको हम ओवरऑल बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, ओवरऑल। सो ए ऑप्शन करेक्ट है कि जब भी वो उसको लैंग्वेज को तभी वो उसको समझ पाएगा जब उसको किनेस्थेटिकली इन्वॉल्व उस चीज से होगा। सो 17 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ये याद रखना डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अगला। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये लग रहा होगा कि थोड़ी सी हमारी स्पीड तेज है, तो देखो बच्चों क्या होता है कि ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं खासकर पेडागोजी के, जिसको हमें क्वेश्चन समझना होता है, आंसर समझना होता है। आपने देखा होगा जब मैं एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तो उसमें हम लोग और ऑप्शंस पे भी थोड़ा फोकस करते हैं, बट पेडागोजी में ऐसा नहीं होता। पेडागोजी में आपको समझना पड़ता है क्वेश्चन का सेंस ये है, और क्वेश्चन का सेंस समझते ही आंसर आ जाता है। वरना अगर मैं एरर सॉल्व करवाता तो एरर में तो क्या है, आपको मल्टीपल चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वैसे क्वेश्चंस नहीं होते। जरा एक बार पढ़ते हैं वो क्या है हमारे पास। सिंपल, अ मदर notices that her child sometimes says things that she has never heard adult or her sibling says. She is confused as she believes that the child learns language by imitating people, ठीक है, किसी चीज को बार बार देखना, and imitate surroundings, her beliefs। अब देखो इसमें बोल रहा है कि वो लोगों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों के इमीडिएट उस सराउंडिंग्स को भी देख रहे हैं। तो वो क्या होता है, मल्टीलिंग्विज्म में तो ये बात ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस में, नेविटिज्म में नहीं है, बिहेवियरिज्म में भी नहीं है, कंस्ट्रक्टिविज्म में भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बिहेवियरिज्म की बात करूं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं वो किस
वे में किसी चीज को बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे ही इन्वायरमेंट में भी बहुत सारी ऐसी बच्चों चीजें होती हैं जिसको हम लोग ग्रैब करते हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। और जो कंस्ट्रक्टिविज्म में अगर मैं बात करूं तो इसमें तो हम लोग खुद अपनी अप्रोच की बात करते हैं, जिसमें हम कोई चीज को खुद सीखते हैं, ठीक है। सो इसलिए 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला पढ़ो, बाकी मैं इसकी डायरेक्ट एक ट्रिक बता दूंगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आया, अ ग्रैंड मदर लव्स टू रीड आउट स्टोरीज फ्रॉम द बुक्स टू यंग चिल्ड्रन एट होम एंड इन दिस वे एक्सपोजेस देम टू बुक्स and new ideas and children are actively engaged in this process. this technique इसको क्या बोलेंगे? रीडिंग लाउड का कोई मतलब नहीं है, मॉडल रीडिंग का कोई मतलब नहीं है, शेयर्ड रीडिंग का कोई मतलब नहीं है, डायलॉजिक रीडिंग का मतलब है क्योंकि जब ग्रैंड मदर कोई भी चीज को बढ़ाती है तो उसमें कोई से भी लॉजिक वही यूज करती है जो बच्चों को इंगेज करके रखेगा। तो ये इसका करेक्ट भी आंसर है, क्योंकि मैं बहुत बार मैंने देखे भी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डायरेक्ट ऐसे होगा कि बच्चे को कोई स्टोरी सुनाई जा रही है, ये ना अपनी पेरेंटिंग के ऊपर होता है, अपने घर के अंदर के लिए होता है, तो वो डायलॉजिक होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लॉजिकल फैक्टर्स दे दिए जाते हैं जिससे बच्चों को उस चीज को वो इन्वॉल्व करता है। अगला भी क्वेश्चन ट्रिक बेसिस पर हो जाएगा, देखो कैसे। एन अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग दैट स्टार्ट्स विद बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक बोल दिया या फिर आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लाइक लेटर्स और फोनिम्स। अब लेटर और फोनिम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, इसलिए उसका आंसर बॉटम अप होता है ना भाई, सबसे छोटे से बड़े की ओर। और पढ़ लो यहां पर लेटर्स के बाद वर्ड ही तो लिखा है, तो ये तो अप्रोच ही होती है ना, आप सबको पता है लेटर है, फिर उसके बाद वर्ड है, वर्ड के बाद उसका सेंटेंस है, तो ये हमेशा बॉटम टू अप का ही अप्रोच माना जाता है, डायरेक्ट याद कर लो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला पढ़ते हैं। असर्शन है, असर्शन मतलब एक कथन है, आपको बताना है ये कथन सही है कि गलत है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यूज फोनेटिक स्पेल स्लोज डाउन द एबिलिटी टू लर्न द स्पेल करेक्टली। ये बिल्कुल गलत बात है कि फोनेटिक स्पेलिंग्स जो होती है उसको मतलब उसके लिए एबिलिटी क्या चाहिए कि किसी भी स्पेल्स को सही से लर्न, कोई भी चीज को करेक्टली यूज करना, यानी कि ए जो है वो फॉल्स है, साफ पता चल रहा है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, व्हेन यंग चिल्ड्रन यूज स्पेलिंग्स देन दे इन्वेंटेड रेदर देन कन्वेंशनल स्पेलिंग। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें बोला हुआ है इट डज नॉट स्लो डाउन देयर एबिलिटीज टू लर्न स्पेल करेक्टली, यानी कि ये वाला ट्रू है, पहले वाला फॉल्स है और दूसरे वाला ट्रू है। देखो भाई एक बार, अरे मैंने उल्टा बता दिया क्या, फोनेटिक स्पेलिंग्स को स्लो करा जाता है बट आर इज फॉल्स। अच्छा मैंने उल्टा बता दिया, आर इज ट्रू, आर इज ट्रू तो इसमें ही है ना हमारे पास, और ए इज फॉल्स, ए में मैं ये देख रहा था इसमें आर इज फॉल्स लिखा हुआ है, उल्टा है, ठीक है भाई। तो जब हमने देखा एजम्पशन और रीजन में ना आपको हमेशा कोई एक जज करना है, हमेशा कोई एक देख लो। वैसे बहुत रेयर देखा जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट के पेपर 1 की पेडागोजी इंग्लिश में हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो एसएस में आते हैं, सोशल साइंस में, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं। 22nd सेंटेंस क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अ टीचर ऑफ क्लास 3rd is presenting new vocabulary to the learners, which one of the following is an effective way to represent new vocabulary। जरा देखते हैं क्या क्या हो सकता है। A teacher should write its meaning on the blackboard। क्वेश्चन बोल रहा है नई वोकैबुलरी कैसे सिखाना है, इफेक्टिव वे कैसा लगेगा। तो पहले बोल रहा है कि जो मीनिंग है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, बिल्कुल क्या होता है गलत। अगला, द टीचर शुड टेल देम द एंटोनिम सिनोनिम, बिल्कुल क्या है गलत, ठीक है। अगला है द टीचर शुड गिव देम अ कंसाइज डेफिनेशन ऑफ वर्ड, वर्ड्स के डेफिनेशन देना, ये भी एक गलती होता है। द टीचर शुड ट्राई एक्सप्लेन, ये सही है कि वर्ड की एक्सप्लेनेशन देना ताकि उस वर्ड को बच्चा अलग अलग सिचुएशन में यूज करे। वरना तो लैंग्वेज में तो बहुत बार होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में, कि वर्ड का मीनिंग आने के बावजूद भी सेंटेंसेस में वो वर्ड अलग मीनिंग देता है। इसी वजह से कभी कभी इंग्लिश में हमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 23,
लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ, यानी कि लैंग्वेज को लर्न करना क्या मैटर है? स्किल है, प्रोसेस है, एक्विजिशन है, प्रोडक्ट है। स्किल है यार, सीधी सी बात है ना? आज से एक लैंग्वेज रीड करना शुरू करो, लर्न करना शुरू करो, वो हमारी स्किल को इनहेंस करता है। सही से ले, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए। अगला, अ चाइल्ड रीड्स अ स्टोरी बुक ऑफ हर इंटरेस्ट। देखो, स्कैनिंग होता है जब आप किसी भी को रीड कर रहे हो ना, तो कोई भी स्पेसिफिक चीज के लिए कर रहे हो। स्पेसिफिक चीज का मतलब हो गया, जैसे आप कोई प्लेस ढूंढना चाह रहे हो, ठीक है, कोई नोटिस ढूंढना चाह रहे हो, ठीक है, कोई वेन्यू ढूंढना चाह रहे हो, कोई डेट ढूंढना चाह रहे हो, कोई डे ढूंढना चाह रहे हो, जो पूरे पैसेज में अलग से दिख जाता है। और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है स्किमिंग, जिसमें हमें ब्रीफ में पढ़ना पड़ता है कंसंट्रेशन के साथ पूरा। इंटेंसिव कभी भी इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ा जाता, इंटरेस्ट के साथ एक्सटेंसिव पढ़ा जाता है। इंटेंसिव हमेशा टीचर के सामने होता है, तो टीचर के सामने अपनी पसंद का थोड़ी ना पढ़ लोगे, तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 25वां देखते हैं, 25th क्या बोल रहा है? अ टीचर ऑफ ग्रेड 4 फॉलोज प्रोसेस writing approach with his oblique her children, which one of the following strategy can be adopted of during pre-writing? देखो, pre-writing आ जाए, प्री रीडिंग आ जाए, इन सब में आंसर हमें देना होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि स्टार्टिंग में हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में कैसे हम इस चीज को यूटिलाइज करेंगे। तो एक होता है कि डायरेक्ट करना, एक होता है प्री राइटिंग, उससे जस्ट पहले। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो एक बार 26 आंसर देंगे सभी बच्चे। पढ़िए, द आइडिया दैट ह्यूमंस आर बोर्न विथ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आप पढ़िए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हो गया एल, ए और डी, और इसका नाम होता है नॉम चॉम्स्की। कौन है? नॉम चॉम्स्की। इन्होंने इनेट थ्योरी भी दे रखी है जो बाय बर्थ के लिए यूज करी जाती है। इन्होंने बताया कि जो एक बच्चा है वो इनेट प्रोसेस के थ्रू किसी लैंग्वेज को सीखता है। और लेवाइगॉस्की जो है वो सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जीन प्याजे का तो आपने बहुत बार चाइल्ड साइकोलॉजी में सुना होगा, जिन्होंने कॉग्निटिव असेसमेंट या फिर जिन्होंने बिहेवियरिज्म के ऊपर बात करी हुई है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड एंड यूजेस न्यू वर्ड्स कैन बी रूब्रिक फॉर असेसिंग। प्रोनाउंसिएशन के लिए, ग्रामर के लिए, वोकैबुलरी के लिए नए वर्ड हम लोग हमेशा किसके लिए सीखते हैं भाई? वोकैबुलरी के लिए। ठीक है, और रूब्रिक फॉर असेसिंग, रूब्रिक होता है किसी भी कैटेगरी में जज करना। ये याद रखना, एक तरह का टूल होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? बच्चों का असेसमेंट करते हैं, जज करते हैं, ताकि बच्चों को उस कैटेगरी में अच्छी चीजें प्रोवाइड हो जाएं। ठीक है, थोड़े दिन पहले ही हमने ये पॉइंट पढ़ा था। अगला पढ़ते हैं। Which one of the following activities should not be conducted for assessing speaking skills of a child? पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास। यार पढ़ के पता चल रहा है इस लाइन का कोई मतलब है। पढ़ो, टेल अबाउट द ड्रेस यू लाइक मोस्ट, है ना? इसका तो कोई मतलब ही नहीं, नेगेटिव आंसर है यहाँ पर। नेगेटिव आंसर तो आपको देखते ही बता देना पड़ता है। चलिए 29 पढ़िएगा। बोल रहा है डैश इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर। आपको यहां पर स्पेशल एजुकेशन वाले के लिए बताना है, ये पेपर 2 के पेपर में आया हुआ है। डिसऑर्डर इन विच पर्सन नॉट एबल टू पुट वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग इन डिसफेसिया जो होता है ना, ये होता है प्रॉपर वर्ड्स ऑफ स्पीकिंग। ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। और यहां पर डिस्थेरिया जो होता है, ये होता है हमारे पास प्रॉपर स्पीकिंग, लेकिन ये ना ऑर्डर में नहीं होता। सॉरी, ये स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये ना वीक मसल के लिए होती है। मतलब वीक मसल का ही सेंस जाता है इसके अंदर, तब ये यूज करा जाता है। ठीक है। और डिस्प्रेक्सिया जो होता है, ये शायद होता है, एक बार ये कंफर्म कर लेना बच्चों आप लोग एक बार, ये होता है कोऑर्डिनेट मूवमेंट के लिए होता है।
ठीक है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट के लिए होता है। ये तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेशन यानी कि नंबर्स या फिर मैथमेटिक्स। इंग्लिश में वैसे बहुत कम आता है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। डिसलेक्सिया जो रीडिंग में या फिर स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो जाए उसको बोलता है डिसलेक्सिया। ये तो आपने भी पढ़ा होगा, आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें जो ईशान अवस्थी होता है उसको वही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए 30th क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑडियो लिंग्वल ड्रिल। ऑडियो लिंग्वल ड्रिल, अभी मेरे पास ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था बच्चों पढ़ो क्या था, स्टूडेंट्स हियर अ मॉडल, ये तो होता है, यानी कि इसमें तो होने वाला पूछा है। स्टूडेंट्स रिपीट ईच लाइंस ऑफ द डायलॉग, ये भी होता है। स्टूडेंट्स फोकस ऑन द ग्रामेटिकल रूल्स, ये नहीं होता। यानी कि रूल्स मैंने बताया था ना भी आपको ये चीज कि ऑडियो लिंग्वल में कम्युनिकेशंस पे ज्यादा काम किया जाता है, ग्रामेटिकल रूल्स पे ज्यादा काम नहीं फोकस किया जाता। 30th का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। चलो सो आज स्टूडेंट्स हमारी जो 4th क्लास थी जिसमें मैंने इंग्लिश पेडागोजी के आपको 30 क्वेश्चंस करा दिए, वैसे ही आपको आपके एग्जाम तक हर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके आपको 5 लेक्चर मिल जाएंगे। आप वो सारे लेक्चर्स पूरे के पूरे देख के जाना, एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाना, अच्छे से देख के जाना, आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। चलिए तो बिना देरी करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।